बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमने बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर बुक से 4th चैप्टर स्टार्ट करना है, विच नेम इज़ द सेल। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल जिस तरह से इसकी डेफिनेशन के किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन बनाने वाली जो यूनिट है, दैट इज़ सेल। सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसने लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म को बनाने के लिए। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है तो मैनी सेल मौजूद होंगे, और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है तो जस्ट वो एक सेल पर कंपोज्ड ऑफ होगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो आउटलाइन है, दैट इज़ इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी, कि किस तरह से सेल थ्योरी जो है वो कंपोज्ड हुई। तो सबसे पहले हमने देखना है 1665 से ही सेल पे काम स्टार्ट हुआ। रॉबर्ट हुक हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1665 में अपनी एक पब्लिकेशन जो कि बहुत मशहूर है वो रिपोर्ट की, किस नाम से, माइक्रोग्राफिया के नाम से, जिसमें उन्होंने अपने काम में अपने हाथ से बनी हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, और वो स्टडी किसको किया, कॉर्क, छिलका, डेड प्लांट मटेरियल को उसने अपने हाथ से बनी हुई माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद आपको नीचे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें उसने कहा कि हनी की तरह, हनी का जो कॉम्ब है उसकी तरह ये मटेरियल हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, उसे नज़र आया। और इसमें जो हैं आपको एम्प्टी बॉक्सेस से नज़र आ रहे हैं। तो अब जो रॉबर्ट हुक का क्या कहना था कि जो सेल है, ये जो कॉर्क है माइक्रोस्कोप के अंदर, ये हमें एम्प्टी बॉक्सेस की तरह नज़र आता है। इसका मतलब है कि उसने कहा कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है जिसके इर्द गिर्द मोटी सी दीवार है। उस वक्त बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, उस पूरी सेंचुरी में इतना काम नहीं हुआ। उसके बाद 19वीं सदी में फिर इस पे काम हुआ, और वो कौन था जिसने ये काम स्टार्ट किया, लॉरेंस ऑकेन। 1805 में लॉरेंस ऑकिन, जो कि जर्मनी का एक साइंसदान था, उसने ये स्टेटमेंट दी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स या पहले से मौजूद वेसिकल्स से ओरिजिनेट हुए हैं। फिर एक और साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी-लामार्क 1809 में उसने फिर अपनी एक्सप्रेशन दी। ये वो साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट जो कि एवोल्यूशन का माहिर है। उसने एक्सप्रेशन में क्या कहा कि कोई भी चीज़, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज़, कि कोई भी चीज़ में ज़िंदगी का वजूद तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें सेल, टिश्यूज़ या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद ना हो। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, जिससे रॉबर्ट हुक की जो स्टेटमेंट थी वो गलत साबित हुई कि सेल एम्प्टी स्पेसेस है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा नहीं जी, सेल एक एम्प्टी स्पेस नहीं बल्कि इसमें एक न्यूक्लियस मौजूद है। तो बाद में इसकी पब्लिकेशन भी एस्टैब्लिश्ड हुई। एक जर्मन जोलॉजिस्ट है जिसका नाम थियोडोर शेवॉन है, और एक बोटेनिस्ट जिसका नाम शील्डन है। इन्होंने अलहदा 1838 और 1839 में काम किया, और एंड में एक सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स जो थे वो कंडक्ट किए, जिसके मुताबिक एक सेल जो है वो उन्होंने कहा कि एक सेल में 3 पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस है, एक फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म है, और उस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द फर्दर एक मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाने लगा। तो उन्होंने सेल वॉल को एक एडिशनल मेम्ब्रेन का नाम दिया। तो सेल वॉल जो थी एक एडिशनल स्ट्रक्चर था जो कि सिर्फ प्लांट सेल में उन्होंने कहा कि मौजूद है, और इस डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए जो सेल्स थे वो प्लांट के और एनिमल्स के ऑब्ज़र्व किए गए, और एंड में यही साबित हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सेल या सेल प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल हैं। अब जो सेल थ्योरी है ये मोस्ट फंडामेंटल जर्नलाइजेशन है बायोलॉजी में। इसमें कई जो हैं मज़ीद फील्ड्स हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के, और जो सेल थ्योरी जो प्रेजेंटेड हुई उसमें फिर मज़ीद डिटेल आपको दूसरी स्लाइड में नज़र आएंगे। एक और साइंटिस्ट रॉडल्फ विर्को 1855 में जर्मनी का एक और फिजिशियन और रॉडल्फ विर्को, जिसने क्या हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी न्यू सेल्स हैं पुराने सेल्स की डिवीजन से बनते हैं।
यानी उसने उस जर्मनी की लैंग्वेज में क्या कहा, ओमनिस सेल्यूला या सेल्यूला के सेल से ही बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 1855 वो दौर था जब अरिस्टोटल का आइडिया ए बायोजेनेसिस बड़ा कॉमन था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, कि बेजान चीज़ों से अचानक से जानदार चीज़ें बनने लग जाती हैं। इस आइडिया को ए बायोजेनेसिस कहा जाता था और अरिस्टोटल जो था वो इस आइडिया को जो है वो फैलाने वाला था। तो उस वक्त इस आइडिया को गलत साबित किया विर्को के इस आइडिया ने कि सेल से ही बनते हैं, स्पॉन्टेनियसली नहीं बनते। उसके अलावा लॉइस पास्चर 1862 में एक और साइंटिस्ट जिसने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि विर्क्यो का जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ठीक है। उसने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया अपनी स्टडी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि पहले से मौजूद बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया पैदा कर सकते हैं। तो ओरिजिनल जो सेल थ्योरी थी और उसके अलावा जो विर्कोस का हाइपोथेसिस था, इन दोनों से जो बायोलॉजी के फील्ड्स में बहुत ज़्यादा जो है वो क्या की गई, तरक्की हुई, बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ। 1880 में ऑगस्ट विज़मैन ने दोबारा से ये कहा कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक ही ओरिजिन है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो ये फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से उसने कहीं। अब सेल्स जो हैं बेसिकली सिमिलर हैं और उसके अलावा कुछ सेल्स जो हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सटाइल्स हैं, यानी उनके फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। तो सेल इज़ नॉट ओनली द स्ट्रक्चर, सिर्फ ये स्ट्रक्चर नहीं बनाता सेल, बल्कि ये फंक्शनल यूनिट भी है सेल के। ये पूरे ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को भी ये सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये एक बड़ा अहम जो है वो कंसेप्ट था। उसके बाद हमारे पास शेवॉन एंड शील्डन ने जो कंडक्ट की सेल थ्योरी, उसके 3 अहम जो हैं स्टेटमेंट्स या 3 अहम पार्ट्स ये हैं। नंबर 1 फीचर्स ये हैं, नंबर 1 कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या वो एक सेल पर मुश्तमिल होंगे लाइक यूनिसेलुलर, या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे जैसे कि मल्टीसेलुलर। दूसरा पॉइंट है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर नया बनने वाला सेल पहले से मौजूद सेल से बनेगा। थर्ड पॉइंट है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, कि सेल जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की इकाई है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के हवाले से हम बात करते हैं इस पैराग्राफ में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन एक सेल बनाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है सेल्स के बीच, यानी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले तो ये सेल डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा काम करना है, फिर एक सेल के अंदर मज़ीद कंपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनेलीज़ हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि उनके ज़िम्मे कौन सा फंक्शन है। तो ओवरऑल तमाम सेल्स के काम का सम टोटल और एक सेल के अंदर तमाम कंपार्टमेंट्स का सेल टोटल जो है वो डिसाइड करेगा पूरे एक सेल के फंक्शन, पूरे एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को। यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ की जो कि सेल पर कंपोज्ड ऑफ हैं उनकी एग्जांपल्स हैं। मसल सेल्स हैं, कंट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, यानी बॉडी की मूवमेंट के साथ इनका जो है वो फंक्शन है। नर्व सेल्स इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स सेक्रीट करते हैं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करती हैं और कुछ स्टमक सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल्स पानी और नमकियात को पहुंचाती हैं ज़मीन से प्लांट के तमाम एरियल पार्ट्स तक। फ्लोएम सेल्स का काम क्या है, लीव्स के अंदर बनने वाली खुराक को ट्रांसलोकेट करना। स्क्लेरन कैमेटो सेल्स प्लांट को सपोर्ट फ्राहम करते हैं। क्लोरन कैमेटो सेल्स फोटोसिंथेसिस के साथ इनका लिंक है। पैरन कैमेटो सेल्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड है, सरप्लस फूड है, उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनमें पावर ऑफ डिवीजन होती है, डिवाइड होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं किसी भी प्लांट की। तो आपको स्टूडेंट नज़र आए कि डिफरेंट
डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसी हवाले से उनका शेप और साइज़ भी अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली होगा। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं उनमें जो सिंपल प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉमन है। तो स्टूडेंट आज आपने डिफरेंट व्यूज़ देखे सेल के बारे में, डिफरेंट साइंटिस्ट के सेल थेरी फीचर्स पढ़े और सेल में जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर को स्टडी किया। इंशाल्लाह कल से हम एक जर्नलाइज्ड सेल के स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।